हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मस्त हैं आप लोग। सेक्शन 35 देखेंगे आज। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन कैसे मिलती है। सेक्शन याद करना होगा, सेक्शन 35। मैं सर्कल भी कर दूंगा ताकि आपको पता रहे कि जो जो मैं सर्कल करता हूं वो सेक्शन याद करना है आपको। हालांकि इसमें कई सारे सब सेक्शंस हैं, ठीक है। क्या वो सब सेक्शन भी याद करने? नहीं, सिर्फ आप याद कर लीजिए साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं, मतलब साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, उसमें जो खर्चा लगता है उसकी डिडक्शन सेक्शन 35 के तहत मिलती है। लेकिन इस सेक्शन में सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे की ही नहीं, बल्कि सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के जो खर्चे होते हैं उसकी भी डिडक्शन इसी सेक्शन में मिलती है। अब ये सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च क्या होता है? आपने इकोनॉमिक्स में बड़े सारे डाटा पढ़े होंगे। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, राइट, मेल फीमेल का सेक्स रेशियो क्या है, और क्या पढ़ा होगा हमारे देश में कितने लोग पोलियो से ग्रसित हैं, कितने लोगों को एड्स है, और भी बहुत सारे। हमारे देश का लिटरेसी रेशियो क्या है, राइट, एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं। ये बहुत सारा आप डाटा पढ़ते हैं, ठीक है। पता है ये डाटा क्या है? दीज आर रिजल्ट ऑफ सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ये रिजल्ट है सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च का। इन सबको जानने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसी को सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च कहते हैं, राइट। तो इन दोनों तरीके के रिसर्च का जो खर्चा है वो आपको अलाउ किया जाता है अंडर सेक्शन 35। अभी मैं इस सेक्शन को पढ़ाऊं उससे पहले आपको एक छोटी सी समरी बना के देता हूं इस पूरे सेक्शन की, वो आप मेरे साथ नोट कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आइए, रिसर्च एक्सपेंस। अब इस सेक्शन 35 में दो तरीके के रिसर्च की बात कर रहा है। मैं भी दोनों तरीके के रिसर्च की बात कर लेता हूं। एक तो वो बात कर रहा है हमसे साइंटिफिक रिसर्च की, और दूसरा कह रहा है सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। अच्छा, किसी को ऐसी परेशानी तो नहीं ना है कि सर व्हाट इज द साइंटिफिक रिसर्च, ये भी बता दीजिए। तो साइंटिफिक रिसर्च तो हर चीज में ही होती है। एक साबुन बनाने वाली कंपनी भी साइंटिफिक रिसर्च कर रही है कि भाई ये साबुन ऐसा बनाए कि सामने वाला नहाए तो गोरा हो जाए, सामने वाले की पसीने की बदबू कम से कम 12 घंटे के लिए तो गायब हो जाए, मतलब व्हाटएवर, ठीक है। हर कोई रिसर्च कर रहा है, एक एक छोटी से छोटी चीज में रिसर्च हो रही है। और तो ये सारे रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च है। ऑब्वियसली दवा वगैरह बनाने के लिए तो साइंटिफिक रिसर्च हो ही रहा है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च हो गया। एंड देन कम सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च, जिससे हम डाटा क्रिएट करते हैं। नो, ये जो साइंटिफिक रिसर्च है ये जो साइंटिफिक रिसर्च है ये इन हाउस हो सकता है, ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इन हाउस का मतलब क्या होता है? हम खुद ही साइंटिस्ट वगैरह, एपरेटस वगैरह सब कुछ इक्विपमेंट रखे हुए हैं और खुद ही रिसर्च कराते हैं, अपनी कंपनी में कराते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब किसी और को पैसा दे के, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको पैसा दे के रिसर्च कराते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, ये क्या होगा? सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च आपको इन हाउस करने नहीं दिया जाएगा, इसका खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि देखिए सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें आप फर्जीफिकेशन भी कर सकते हो कि भाई मैंने आपने आदमी लगाए, जनगणना कराई, कुछ भी डाटा आप दे दिए, या किसी पब्लिश रिपोर्ट में से डाटा उठा लिए, कह रहे हो कि हमारे भी रिसर्च में इतना खर्चा हुआ और यही रिपोर्ट आ रही है उसकी, तो आप फर्जीफिकेशन कर सकते हो। साइंटिफिक रिसर्च तो क्या होगा कि पूरा आपने साइंटिस्ट लगाए होंगे, पूरी रिसर्च की होगी, पूरा उसका प्रोसेस होगा, उसके रिजल्ट्स होंगे, कैसे आपने डराइव किया है, तो वो तो जस्टिफाई आप करना पड़ेगा।
सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च में आप फर्जिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। वो सारे डाटा जो कहीं ना कहीं अवेलेबल है, आप उसी को थोड़ा बहुत अल्टर करके क्या किए, प्रेजेंट कर दिए और कह रहे हो कि मैंने आदमी लगाया, इतना खर्चा हुआ और ये रिसर्च। तो सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च में आपको, अगर आप इन हाउस करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलती, आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट करके किसी और से रिसर्च करानी होगी जो लोग रिसर्च में माहिर हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है जहां भी मैं कंट्रीब्यूशन बोल रहा हूं किसी को भी राह चलते आदमी को पकड़ा दिए पैसे लो रिसर्च कर दो, नो। जो साइंटिफिक रिसर्च भी करा रहे हैं तो दे आर स्पेशलाइज्ड इनटू साइंटिफिक रिसर्च। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि आप सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो दोज हु आर स्पेशलाइज्ड इनटू डूइंग दिस, आप उन्हीं एजेंसीज को ये पैसा दे रहे हो। तो यहां पे आ गई बात कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। अब आइए देखिए, अगर आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो ये आपको अलाउड होता है, ये खर्चा आपको अलाउड होता है, एक्सपेंस अलाउड, वेदर रिलेटेड और अनरिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एसएससी। अब देखिए, हम बहुत सारे रिसर्च करा सकते हैं कि भाई मैं एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, ठीक है, और मैं एक 1.5 लाख रुपए का कार बनाने वाला हूं, जैसे टाटा नैनो आया था, तो 1.5 लाख रुपए का मैं कार बनाने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि एक सर्वे करें कि जितने लोग लाख से 1.5 लाख रुपए की बाइक ले रहे हैं, उनको अगर 1.5 लाख रुपए में कार मिले तो क्या वो खरीदना पसंद करेंगे। एक सर्वे यही कराना चाहते हैं। तो जितने भी बाइक यूजर्स हैं इंडिया में जो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीद रखे, उनसे ये सर्वे कराया जाएगा कि भाई अगर आपको 1.5 लाख रुपए में कार मिले तो आप खरीदना पसंद करेंगे। तो ये तो रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी हो गया, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च। लेकिन अगर मैं भारत की जनसंख्या ही काउंट करा रहा हूं या कितने लोग अनएम्प्लॉयड इंडिया में, इसकी कैलकुलेशन करा रहा हूं, तो ये तो अनरिलेटेड टू माय बिजनेस है ना। चाहे मैं रिलेटेड बिजनेस के लिए, अनरिलेटेड टू बिजनेस, किसी के लिए भी सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च करा रहा हूं तो सरकार मुझे वो खर्चा अलाउ करती है। देखिए, कोई भी मैं ऐसा रिसर्च करा रहा हूं मेरे बिजनेस से रिलेटेड है तो मुझे फायदा देगा, अगर मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो देश का फायदा होगा ऐसे डाटा से, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको बिजनेस में वो खर्चा अलाउ कर देती है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो इट शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, एक्सपेंस अलाउड इफ रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है। अब बात आती है, अगर हमने इन हाउस रिसर्च करा लिया, साइंटिस्ट खुद ही रख लिए, इक्विपमेंट ले लिया, केमिकल्स वगैरह जो रिक्वायर्ड है सब खरीद लिया, खुद ही रिसर्च करा रहे हैं, तो बात आती है कि जो आपकी रिसर्च लेबोरेटरी है वो कैसी है। पहले तो दो बातें होंगी, अप्रूव्ड लैब है कि अदर लैब है। अब जैसे ही मैं लिखता हूं अप्रूव्ड लैब तो बच्चे सोचते हैं अदर, हम तो लिख रहे हैं अदर, लेकिन बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है अनअप्रूव्ड लैब। अनअप्रूव्ड लैब जैसी कोई चीज नहीं होती बेटा। अप्रूव्ड लैब क्या होता है, इनकम टैक्स में एक अथॉरिटी होती है जो बड़े लैब्स को ना एक अलग से सर्टिफिकेट देती है अप्रूव्ड लैबोरेटरी का, ठीक है। जो बाकी लैबोरेटरी है वो छोटी लैब है। आपके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपके लिए ध्यान दीजिएगा, बड़ी लैब और छोटी लैब। अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड मत बोल दीजिएगा कभी भी। अब ये बड़ी लैब क्या है, अप्रूव्ड लैब क्या है, एक्चुअली ये ऐसी लैब होती है जिसमें 500 करोड़ रुपए से ऊपर की एसेट होती है, 100 से अधिक साइंटिस्ट होते हैं, ऐसी लेबोरेटरी को अप्रूव किया जाता है। 500 करोड़ प्लस की एसेट होगी इनके पास, 100 प्लस साइंटिस्ट होंगे। अब बताइए, क्या सभी कंपनियों में जो भी लेबोरेटरी होती है इतना इतना पैसा लगा होता है? नहीं। रेनबेक्सी, सिप्ला, इन सब कंपनियों में है इतनी बड़ी बड़ी लैब, उनकी अप्रूव्ड लैब्स है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी कर रही है रिसर्च, लेकिन उनकी अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स नहीं है। अप्रूव बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स नहीं है। यहां अप्रूव का मतलब अप्रूव बाय इनकम टैक्स है, अप्रूव बाय इनकम टैक्स है, ठीक है। इलीगैलिटी से उसका कोई मतलब नहीं, अनअप्रूव्ड लैब हो गया तो इलीगल हो गया, इलीगल नहीं हो गया, इनकम टैक्स ने अप्रूव कर रखा है बड़ी लैबोरेटरी, ठीक है। तो चाहे बड़ी लैब हो चाहे छोटी लैब हो, खर्चे अब दो प्रकार के होते हैं, दोनों में ही खर्चे दो प्रकार के होते हैं।
कुछ मेरे कैपिटल खर्चे होंगे, कुछ रेवेन्यू खर्चे होंगे, होंगे कि नहीं? कैपिटल खर्चे होते हैं, कुछ रेवेन्यू खर्चे होते हैं। भाई मशीन भी लैब में आएगा, और जो साइंटिस्ट है उनको तनख्वाह दे रहे हैं, केमिकल वगैरह आ रहा है, ये सब रेवेन्यू खर्चा है, और जो मशीनें आ रही हैं वो कैपिटल खर्चा है। कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, ये दोनों ही कब अलाउड है? अगर अप्रूव लैब हो तो, ठीक है। एक्सपेंस allowed whether related or unrelated to business of SSC। कुछ भी रिसर्च करा लीजिए, बड़ी लेबोरेटरी है, कुछ भी रिसर्च करा लीजिए, सब अलाउ कर देंगे। अगर छोटी लेबोरेटरी है, ठीक है, आपके खर्चे कैपिटल होंगे, रेवेन्यू होंगे, लेकिन ये तभी अलाउ होंगे व्हेन इट इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द SSC। एक्सपेंस allowed only if related to business of SSC। अब मैं समराइज करूं, हालांकि ये समरी है, आप तो कहेंगे सर समरी तो बनवाएं, अब इसको भी क्या समराइज करेंगे? समराइज कर देते हैं एक बार। सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए सिर्फ कंट्रीब्यूशन अलाउड है, खुद नहीं कर सकते, खुद करोगे अलाउ नहीं करेंगे खर्चा। लेकिन कैसा हो सकता है? रिलेटेड अनरिलेटेड दोनों ही हो सकता है। अब लॉजिक भी है इसके पीछे, रिलेटेड है तो तुम्हारे बिजनेस का फायदा, अनरिलेटेड है तो सरकार का फायदा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर हम खुद ही रिसर्च करा रहे हैं, बड़ी लेबोरेटरी है, तो सरकार को भरोसा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भरोसा करिए, कोई भी रिसर्च करा लो, खर्चा अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर तुम्हारी छोटी लेबोरेटरी है, इनकम टैक्स ने देखा ही नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया है, अप्रूवल नहीं किया है तुम्हारा, अब तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, सरकार को ज्यादा मालूम नहीं है, तो कह रही है तुम्हारे धंधे से रिलेटेड है तो अलाउ कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर है बात सबको? तो जो साइंटिफिक रिसर्च है वो धंधे से रिलेटेड होता है तभी अलाउ होता है, चाहे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चाहे खुद कर रहे हैं। बस जो अप्रूव लेबोरेटरी है वहां पे ये सब नहीं देखा जा रहा तुम्हारे धंधे से रिलेटेड है कि नहीं, फिर तो हम तुमको अलाउ कर दे रहे हैं, कुछ भी तुम रिसर्च कर रहे हो। तो ये थी समरी, और अब आते हैं हम इस सेक्शन पे, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर सेक्शन 35। इसमें सब सेक्शंस दिए हुए हैं, ये सब पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसको याद कर लीजिए, सेक्शन 35 ही बस याद कीजिए। पहले बता रहा है अगर हम रिसर्च इन हाउस करते हैं, ये इन हाउस के लिए है, क्योंकि अगर रेवेन्यू खर्चा हम बोल रहे हैं या कैपिटल खर्चा बोल रहे हैं तो कब होगा? इन हाउस में ही तो होगा, ठीक है। और कौन सा है इन हाउस वाला? है जो अदर लैब थी, क्योंकि जो अप्रूव्ड लैब है ना उसका एकदम लास्ट में आ रहा है, ठीक है, अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी वाला, ठीक है। क्या कहता है? कहता है रेवेन्यू खर्चे जितने भी होंगे प्रीवियस ईयर के हम पूरे अलाउ कर देंगे, लेकिन 3 ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी हम अलाउ करेंगे आपको खर्चा, लेकिन कुछ ही खर्चा अलाउ करेंगे, सैलरी टू रिसर्च स्टाफ और मटेरियल यूज्ड इन रिसर्च। अच्छा, रिसर्च जब होती है, कब रिसर्च होती है? बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, कंपनी स्टैब्लिश हुई, ठीक है, कंपनी तो स्टैब्लिश हो गई लेकिन धंधा अभी शुरू नहीं हुआ, अभी रिसर्च कर रहे हैं, पहले रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी तब प्रोडक्ट बनाएंगे, धंधा चालू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जब तक धंधा चालू ही नहीं हुआ, बिजनेस कमेंस ही नहीं हुआ, तो उस खर्चों का क्या हो रहा है? वो कहीं चार्ज हो रहा है क्या? पीएल बन रहा है कंपनी का? कंपनी का पीएल ही नहीं बन रहा है। कंपनी का पीएल तब बनता है जब कंपनी बिजनेस कमेंस कर देती है। अभी मैंने बिजनेस कमेंस ही नहीं किया, अभी हमने कंपनी बस इनकॉर्पोरेट की, देयर इज नो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सब बात आप कंपनी लॉ में सीखेंगे कि एक होता है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी हमने बना ली, दूसरा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस दिन धंधा चालू हुआ। तो होता क्या है, हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, अगर हमें रिसर्च करनी है तो पहले हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च सक्सेसफुल हो जाता है तो हम बिजनेस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं, ठीक है, और फिर धंधा चालू हो जाता है। मेरा इनकम टैक्स रिटर्न कब जाएगा? जब इनकम कमेंस हुई है। जैसे आज हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली बस, और बिजनेस कमेंसमेंट हमने नहीं किया, तो क्या हमें हर साल उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है? नहीं भरनी है। कमेंस होना चाहिए, बिजनेस चालू हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो जो पहले के रिसर्च के खर्चे थे कमेंसमेंट से पहले हुए, वो तो कभी अलाउ ही नहीं हुए होंगे, कभी इनकम टैक्स रिटर्न गई नहीं, तो उन खर्चों का क्या होगा? तो कह रहा है वो भी तुमको चालू दे देंगे जब तुम बिजनेस कमेंस करते हो। आइए समझाते हैं आपको इस बात को। आप कहोगे सर ये क्या बन रहा है, थोड़ा सा बेटा वेट करो, बहुत सुंदर चीज बन रही है। आइए देखिए, ये डिफरेंट ईयर्स है, ठीक है, ये डिफरेंट ईयर्स है। मैंने बिजनेस यहां पे कमेंस किया, मैंने बिजनेस कहां पे कमेंस किया, यहां मान लेते हैं बिजनेस कमेंस किया, और यहां पे मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, बिजनेस कमेंस्ड। ये हर कलर की जो लाइन दिख रही है वो एक एक ईयर है, ठीक है। तो कहता है कि जितना भी खर्चा आपका प्रीवियस ईयर में लगा है, देखिए क्या बोलता है, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो तो जितना भी रेवेन्यू खर्चा प्रीवियस ईयर में लगा है वो हम पूरा अलाउ कर देंगे। प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये जो रेड रंग का पट्टी है, ये वाला पीरियड जो है मेरा, ठीक है, ये वाला मेरा प्रीवियस ईयर है जिसमें बिजनेस कमेंस हुआ। इसका पूरा खर्चा हम आपको अलाउ कर देंगे, इसका पूरा खर्चा अलाउ कर देंगे। मतलब क्या कहना चाहता है जरा बताइए मुझे पूरा खर्चा इस साल का अलाउ हो जाएगा। मतलब मेरे पास दो ऑप्शन बन रहा है, आप समझाइए, क्या ये वाले हिस्से का पूरा खर्चा चार्ज हो जाएगा? मतलब क्या यहां से लेके यहां तक का पूरा खर्चा चार्ज हो जाएगा, ये कहना चाहता है? पूरा अलाउ कर देंगे, यहां से लेके यहां तक का पूरा खर्चा अलाउ हो जाएगा, ये बताना चाहता है। नीचे वाली छोटी लाइन जितना पीरियड का, मतलब जिस दिन बिजनेस कमेंस हो गया वहां से लेके प्रीवियस ईयर के अंत तक का खर्चा अलाउ कर देगा पूरा, या पूरे प्रीवियस ईयर का ही अलाउ कर देगा? पूरा प्रीवियस ईयर कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है प्रीवियस ईयर का पूरा अलाउ कर देंगे आपको खर्चा, प्रीवियस ईयर का पूरा खर्चा अलाउ कर देंगे आपको। यानी मुझे अलाउ कर दिया जाएगा ये खर्चा ऑल, ये ऑल पूरा अलाउ हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है? कहता है 3 ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस जिस दिन कमेंस हुआ वहां से 3 साल पहले आ जाइए। बिजनेस जिस दिन कमेंस हुआ यहां से 3 साल पहले, तो 1 साल यहां पे पूरा हुआ, 2 साल यहां पूरा होगा, 3 साल यहां पूरा होगा। अगर देखा जाए तो ये जो पीरियड है ये 3 ईयर है, दिस इज 3 ईयर। दिस इज 3 ईयर। लेकिन अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि आपसे कह रहा था इस 3 साल का ना हम आपको कुछ ही खर्चा अलाउ करेंगे। 3 ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का 2 ही खर्चा चार्ज करेंगे, आपको अलाउ करेंगे। सैलरी टू रिसर्च स्टाफ, रिसर्च स्टाफ कौन है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट की जो सैलरी है वो भी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स, मतलब जो उनको परक्यूजिट के अलावा सैलरी दी जाती है बस वो, जैसे अगर साइंटिस्ट को घर दिया गया रहने के लिए तो वो परक्यूजिट है, रेंट फ्री एकोमोडेशन इज परक्यूजिट, वो नहीं काउंट करेंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे खर्चा। प्रीवियस ईयर का तो हम पूरा दे ही रहे हैं तुमको, लेकिन पुराना खर्चा भी दे देते हैं आपको चार्ज करने। लेकिन साइंटिस्ट की जो सैलरी है, मतलब कोर जो खर्चा है, मेन खर्चा, बस वो अलाउ कर रहा है पुराने में से।
साइंटिस्ट की सैलरी, और कह रहा है जो मटेरियल रिसर्च में यूज की हो, जो मशीन में रिसर्च केमिकल वगैरह डाल के रिसर्च कर रहे थे, धुआं वुआं उड़ा रहे थे, एकदम रिसर्च कर रहे थे, जो कह रहा है वो खर्चा अलाउ कर देंगे, मतलब द मटेरियल यूज्ड इन रिसर्च एंड द साइंटिस्ट सैलरी। परक्यूजिट भी हम अलाउ नहीं करेंगे। क्या यही रिसर्च में खर्चा होता है, रेवेन्यू खर्चे? नहीं। अरे जिस प्रेमाइसिस में मेरा रिसर्च हो रहा है वहां पे साइंटिस्ट के लिए शाम को नाश्ता आता है, चाय समोसा आता है, अरे वो भी खर्चा साइंटिफिक रिसर्च का ही है, ठीक है। अच्छा, उस साइंटिफिक जिस बिल्डिंग में हम रिसर्च कर रहे हैं उस बिल्डिंग में झाड़ू पोछा भी तो होता है, तो एक प्यून की जो सैलरी दे रहे हैं वो भी साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है। आपको बात समझ में आ रही है कि साइंटिफिक रिसर्च का मतलब ये तो ही ना बस साइंटिस्ट लग गए, केमिकल्स वगैरह आ गए तो हो गई रिसर्च? नहीं भाई, और भी दुनिया भर की, चाहे वहां पे सिक्योरिटी गार्ड भी उस बिल्डिंग पे लगा हुआ है, उसकी भी तनख्वाह रिसर्च का ही खर्चा है। अरे वो सारी चीज क्यों हो रही है? क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं ना, वो पूरा खर्चा ही नहीं होता अगर रिसर्च नहीं होती वहां तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वहां पे रिसर्च के और भी बहुत सारे खर्चे, एसोसिएटेड खर्चे हैं वहां पे, तो वो सारे खर्चे आपको प्रीवियस ईयर का तो पूरा दे रहे हैं हम, लेकिन पुराने खर्चे में से बस दो मेन खर्चा दे रहे हैं, एक तो साइंटिस्ट की सैलरी और दूसरा मटेरियल यूज्ड इन रिसर्च। वो कितने पीरियड का दे रहे हैं? जिस दिन बिजनेस कमेंस हुआ है उससे 3 साल पुराना, बिजनेस कमेंस से 3 साल पुराना, यानी ये पीरियड। लेकिन एक बात समझिए, प्रीवियस ईयर का तो पूरा खर्चा अलाउ हो ही गया, यानी इस पीरियड का तो पूरा खर्चा, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं कौन से पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए, समझ में आ रहा है कौन सा हाईलाइट किया मैंने? और डार्क कर दें, ये ब्लू है, ब्लैक जैसा भी हो सकता है, दिख रहा हो। इस पीरियड का खर्चा तो पूरा ऑलरेडी चार्ज हो ही चुका है, प्रीवियस ईयर का ऑल। लेकिन कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का खर्चा हमसे 2 ही चार्ज करने देंगे, तो इसका मतलब पता है क्या है? पीरियड तो हम 3 साल पुराना लेंगे, लेकिन जो बचा खर्चा है बस वो, यानी इसका तो आपको पूरा अलाउ हो ही गया है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहा है यहां से लेके यहां तक के खर्चे की, ठीक है, यहां से लेके यहां तक के खर्चे की, जिसका ओनली 2 एक्सपेंस अलाउड। दिमाग पे जोर पड़ रहा है ना आपके? मुझे मालूम है पड़ रहा होगा। पीरियड 3 साल कहां से लेना है? पीरियड 3 साल का मतलब हो गया, या ये क्या पीरियड 3 साल का है? जल्दी से बताइए, क्या ये पीरियड 3 साल का है? नहीं, 3 साल का आपको 2 ही खर्चा अलग हो रहा है, ऐसा नहीं, ये 3 साल नहीं है। यहां कमेंसमेंट से 3 साल लिया गया है, कमेंसमेंट के 3 साल जहां पे मतलब कमेंसमेंट से 3 साल पुराना खर्चा, बस वो पीरियड लेना है। लेकिन प्रीवियस ईयर के पहले का, कमेंसमेंट से 3 साल पहले के पीरियड में से जो प्रीवियस ईयर के पहले का पीरियड है, कमेंसमेंट से 3 साल इतना है, जिसमें से इतना तो प्रीवियस ईयर ही है, तो वो छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितना पीरियड है उसका 2 खर्चा अलग होगा। ये पीरियड 3 साल नहीं है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। 3 साल ये है, 3 साल जहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है, वहां से लेके प्रीवियस ईयर के पहले तक का खर्चा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पूरा अलाउ हो गया, उसके पहले तक का खर्चा सिर्फ 2 अलाउ होगा आपको। साइंटिस्ट की सैलरी और मटेरियल यूज्ड इन रिसर्च। साइंटिस्ट की सैलरी में भी हम आपको परक्यूजिट विच इज पेड टू साइंटिस्ट विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एक्सपेंस ईयर, ठीक है। इस वाले साल में क्या होगा? इस वाले साल में क्या होगा? इस साल में जितना खर्चा हुआ है पूरा अलाउ होगा रिसर्च में, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अगर मेरा धंधा कमेंस हो गया है तो उसके बाद रिसर्च हुई ही नहीं होगी, ठीक है। धंधा कमेंस हो गया, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ अभी कमेंस हो गया धंधा, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रिसर्च भी जारी रखे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा भी होगा कि रिसर्च ही खत्म हो चुकी है मेरे बच्चों, यानी धंधा चालू होने के बाद रिसर्च हो रही होगी कि नहीं। तो मैंने कहा दोनों बातें हो सकती है। मैंने यहां तक रिसर्च इतनी कर ली कि मुझे समझ में आ गया धंधा चालू कर लो भाई, माल बनाओ, लेकिन अभी उसको और बेटर करना है, तो रिसर्च मैंने जारी रखी,
यानी अगर रिसर्च इसी दिन बंद हो गई होती तो प्रीवियस ईयर का खर्चा होता ही कितना, बस इतना रिसर्च का, इतने पीरियड का खर्चा, यही पूरा अलाउ हो जाता आपको। अगर रिसर्च जारी है और अगले साल भी रिसर्च हो रही है तो यहां पे भी पूरा खर्चा अलाउ होगा इस पीरियड का। अच्छा, क्या रिसर्च का कुछ खर्चा ऐसा भी है जो डिस अलाउ हो गया, हुआ ही नहीं आपको अलाउ? हाँ, इतना खर्चा अलाउ नहीं हो पाया, यहां से लेके यहां तक का खर्चा ये डिस अलाउड हो गया, क्योंकि भाई जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट किए थे यही रिसर्च स्टार्ट भी किए थे हम, ठीक है, यहीं से रिसर्च स्टार्ट हुई थी। अब ये खर्चा मेरा डिस अलाउ हो गया, इतना खर्चा नहीं अलाउ हो पाया। जोर पड़ रहा है दिमाग पे? बताओ ना भाई, बेस्ट पॉसिबल तरीके से बताया है आपको, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतनी क्लैरिटी से चीजें समझ में आ पाती हैं बच्चों को, लेकिन मैंने पूरा एफर्ट लिया आपको समझाने को। 3 साल का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, सब कुछ बताया है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी केस में हम ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए यहां पे कहीं पे बिजनेस कमेंस हुआ होता, यहां पे, अरे बिजनेस कमेंस कह रहे, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती, यहां से रिसर्च स्टार्ट हुआ था। अगर रिसर्च यहां पे स्टार्ट हुआ था तो पूरा का पूरा खर्चा अलाउ हो जाता, क्योंकि ये 3 साल के अंदर ही रहता। यहां से अगर स्टार्ट होता तो 3 साल के अंदर ही रिसर्च का खर्चा हुआ है, जो भी हुआ है 3 साल के अंदर का ही है, तो फिर डिस अलाउड कुछ भी नहीं रहता। ये सिंस और भी पहले स्टार्ट हो गई थी रिसर्च, इसलिए डिस अलाउ हो गया, 3 साल से पुराना नहीं अलाउ करते हैं। Scientific research carried on by the SEC related to business of the SEC, whether incurred himself or paid to any other person during the previous year. आप नहीं समझ रहे हो ये कितनी बड़ी लाइन लिख दिया, इसने तो एकदम पूरी बैंड बजा दी जो अभी तक मैंने कहा था। मैंने अपने बच्चों को बताया कि ये जो सेक्शन है ना, रेवेन्यू खर्चे की बात कर रहा है, ये इन हाउस रिसर्च की बात हो रही है, लेकिन यहां पे उसने कह दिया पेड टू एनी अदर पर्सन फॉर रिसर्च ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। साइंटिफिक रिसर्च कैरिड ऑन बाय द एसएससी रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी, वेदर इंकर्ड हिमसेल्फ, खुद ही रिसर्च कर रहा है, या फिर पेड टू अदर पर्सन फॉर रिसर्च ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मैंने तो बोला था व्हेन इट इज पेड टू अदर पर्सन देन इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, तो वो इन हाउस रिसर्च नहीं होता है, वो कंट्रीब्यूशन वाली बात हो गई। ये कंट्रीब्यूशन की बात यहां पे कर रहा है क्या? नहीं, ये इन हाउस रिसर्च की बात कर रहा है। तो फिर ये है क्या चीज सर? पेड टू अदर पर्सन फॉर रिसर्च ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मैंने प्रीवियस ईयर को पीवाई को हाईलाइट भी किया है। क्या मतलब है इसका? मैं पिछले ना 3-4 सालों से रिसर्च कर रहा था, 3-4 सालों से रिसर्च कर रहा था, और मेरी रिसर्च सक्सेसफुल हो ही नहीं रही थी, लेकिन मुझे यह बात समझ में आ गया है कि 95% में सक्सेसफुल हूं, ठीक है। 5% मुझे रिसर्च को कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। मेरे पास उस लेवल के एक्सपर्ट साइंटिस्ट नहीं है जो अब इसको कंक्लूड कर पाए। रिसर्च को हम ले गए 95% तक ले गए, तो एक बड़े साइंटिस्ट से मैंने बात की कि भाई आप आ जाइए हमारे यहां और ये रिसर्च कर दीजिए। उसने इतने पैसे मांगे ना आने के कि मेरी तो बैंड बज गई। मैंने कहा नहीं, मेरी औकात नहीं है इतने महंगे साइंटिस्ट को हायर करने की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस साइंटिस्ट से कहा कि आप ये रिसर्च मेरा फ्री टाइम में कर दीजिए, आपके जो भी अवेलेबल टाइम है, और आप इसकी कंसल्टेंसी, आप इसका जो भी चार्ज होता है वो मुझे बता दीजिए। वी आर नॉट एम्प्लॉइंग यू, बट इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी इन कंप्लीटिंग दिस रिसर्च, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा दिया है, बस 2-4-5% का एफर्ट और चाहिए, प्लीज हेल्प मी इन टू कंक्लूडिंग दिस रिसर्च। वो साइंटिस्ट रेडी हो जाता है, एक लमसम पेमेंट एग्री होती है, और वो मैं उसे पे करता हूं। जल्दी बताइए, ये इन हाउस रिसर्च थी, क्या मैं इसको मर जाने दूं, रिसर्च को खत्म हो जाने दूं? नहीं, ऑब्वियसली ऐसा होता है कि कभी कभी रिसर्च हम इन हाउस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो हमें किसी बड़े साइंटिस्ट को देके बाहर कंप्लीट करानी पड़ती है। क्या सरकार हमें उसको डिसअलाउ कर देगी? क्या कहेगी नहीं ये कंट्रीब्यूशन है, बाहर आओ इससे? नहीं, सरकार कह रही है नहीं ठीक है, ये भी हम अलाउ करेंगे प्रीवियस ईयर में। मतलब इसका मतलब ये है कि आप इतने शानदार साइंटिस्ट को दिए थे कि जैसे ही दिए उसी साल कंप्लीट भी कर दिया, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने जो पैसा दिया वो कंट्रीब्यूशन टू कंप्लीट इट, वो आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अभी हमने इस साल दिया, ठीक है, बाहर किसी साइंटिस्ट को,
और उसने इस साल कंप्लीट नहीं की रिसर्च, अगले साल जाके कंप्लीट की, तो अगले साल जब प्रीवियस ईयर में हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस, तो उस वाले ईयर का ही बस कंट्रीब्यूशन अलाउ होगा, पहले तो दिया था पैसा वो नहीं अलाउ हुआ। छोड़ दीजिए बहुत ज्यादा मैं भी बोल देता हूं, छोड़ दीजिए, सिर्फ थ्योरेटिकल है, इतना प्रैक्टिकल, इतना अंदर घुस घुस के प्रैक्टिकल नहीं करता है वो, ठीक है, इतना अंदर घुस घुस के नहीं करता है वो। ईयर वगैरह 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, ये सब भी बता देता है आपको, ठीक है, बहुत हेल्प करता है। और जब भी वो इन हाउस रिसर्च की बात करेगा तो वो इस लाइन की बात ही नहीं करेगा कि आपने कंट्रीब्यूट किया है, नहीं करेगा। जो मैंने येलो लाइन किया है ना, कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं आ सकता, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा एकदम, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स पॉइंट है ये, बट फिर भी आपको नॉलेज हो, इसलिए मैंने डिस्कस किया कि अगर रिसर्च मेरी कंप्लीट नहीं हो पाती है तो सरकार हमें अलाउ करती है कि मैं किसी दूसरे साइंटिस्ट को देके वो रिसर्च कंप्लीट करा लूं, और वो भी खर्चा मुझे अलाउ हो जाएगा, 100% इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड। क्या आपने एक बात नोटिस की यहां पे, क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी। ये तो मैंने बताया था कि रिलेटेड टू बिजनेस होता है, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा तभी अलाउ होता है, अगर अप्रूव लेबोरेटरी होती है तब जाके कहीं कोई भी रिसर्च कर लो अलाउ कर देते हैं सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दे रहे हो, तो वेदर रिलेटेड हो अनरिलेटेड हो, आपको 100% अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाहर पैसा दे रहे हैं तो आपको 100% अलाउ कर रहा है, यहां पे बाहर पैसा दे रहे हैं तो आपको 100% अलाउ किया जा रहा है। एक यहां पे आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, सिर्फ यहीं पे है, छोटी लेबोरेटरी में रिलेटेड होना चाहिए, छोटी लेबोरेटरी के लिए कहानी थी पूरी की पूरी, ठीक है। बाकी सब जगह रिलेटेड अनरिलेटेड दोनों ही है। वेदर रिलेटेड और अनरिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी 100% आपको अलाउ कर रहा है। किसी इंडियन कंपनी जो कि रिसर्च में है, ऑब्वियसली कोई भी इंडियन कंपनी नहीं, इंडियन कंपनी जो कि रिसर्च में होगी उसी को आप पैसा दे रहे हो, 100% आपको अलाउ कर रहे हैं। सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए किसी को भी पैसा दे दीजिए, रिलेटेड अनरिलेटेड कुछ भी हो, 100% अलाउ कर देंगे आपको। कैपिटल खर्चा, कैपिटल खर्चा कह रहा है प्रीवियस ईयर का भी पूरा दे देंगे, 3 ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी पूरा दे देंगे। तो प्रीवियस ईयर और 3 साल पहले तक का पूरा खर्चा जो हम यहाँ पे अभी तक चार्ट बनाए थे, जिसमें ये पूरा अलाउ हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां से लेके यहां तक का पूरा, जिस साल आपने कमेंस किया है, ऑल कैपिटल एक्सपेंस अलाउड। कैपिटल एक्सपेंस पूरा अलाउ करेंगे उसी पीरियड का जिसमें हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा फुल अलाउ कर रहे थे, फिर पुराने 3 सालों का सिर्फ 2 ही खर्चा अलाउ कर रहे थे। कैपिटल खर्चा होगा तो पूरा अलाउ कर देंगे इस पीरियड का। कंट्रीब्यूशन टू आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, स्पेसिफाइड पर्सन, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा आपको अलाउ कर देंगे। रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी, यहाँ रिलेटेड वर्ड लिखता है लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका, इसलिए मतलब नहीं है ना क्योंकि अगर आईटी, नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, इन सबको अगर हम देते हैं तो ये जो सब सेक्शन है यहीं पे हम क्लेम कर लेते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा था ना, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन को हम देते हैं तो 100% हमको अलाउ हो जाता है, रिलेटेड अनरिलेटेड। तो ये आईटी वगैरह अलग से हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, दिस यू कैन इग्नोर इट इवन, ठीक है। 100% उधर दूसरे सब सेक्शन में अलाउ हो जाता है, तो आप याद रखिए कि आपको 100% अलाउ हो ही जाएगा। फिर है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अप्रूव बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी वाला है, तो इन हाउस रिसर्च एसएससी कर रही है ओनली कंपनी। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी लेबोरेटरी ना प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की होती भी नहीं, ये सब कंपनियों की होती है। रेनबैक्सी, सिप्लास, कुछ ही कंपनी है, 2-4-5 कंपनियां हैं इंडिया में जिसके पास इतनी बड़ी लेबोरेटरी है, ठीक है। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी आर्टिकल और थिंग नॉट बीइंग आर्टिकल 11th शेड्यूल। अच्छा, सिगरेट विस्की बनाने वाली कंपनी को नहीं दिया जाएगा। सिगरेट विस्की 11th शेड्यूल आपको याद है ना, मैंने बताया भी था, सिगरेट विस्की वालों को नहीं दिया जाएगा, बाकी सबको हम दे देंगे 100%, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग का नहीं मिलेगा, यहां पे बता रहा है, ठीक है। यहां पे भी बता रहा था पहले लैंड का नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहां लैंड बिल्डिंग का दोनों का नहीं मिलेगा, ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि बिल्डिंग का ना ऑलरेडी यहां पे मिल जाता है 3514 में,
तो बस आपको हम यहां पे एक्सेप्शन एक ही लिखवाएंगे, लैंड नॉट अलाउड, जहां भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी लैंड नॉट अलाउड, लैंड का खर्चा नहीं, क्योंकि लैंड का अगर खर्चा अलाउ हो जाए तब तो हर कोई रिसर्च में घुस जाएगा, करे चाहे ना करे रिसर्च बोलो। जमीन खरीद लो 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपया पीएल में चार्ज हो गया पूरा पूरा, ठीक है, 30% हम टैक्स देते हैं, 30 लाख रुपया टैक्स बच गया, और फिर जमीन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, 30 लाख रुपए का टैक्स भी बचा लिए हम। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो लैंड का डिडक्शन नहीं मिलता पूरे इनकम टैक्स में, लैंड की कहीं कोई डिडक्शन नहीं है। देखिए डेप्रिसिएशन भी जब था तो क्लास ऑफ एसेट आप सीख रहे थे तो लैंड को अलग कर दिए थे, यहां भी डिडक्शन की बात हो रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो अदर देन लैंड हो रही है। इनफैक्ट पूरे इनकम टैक्स में आप समझ लीजिए कहीं भी लैंड की कोई डिडक्शन नहीं है, क्योंकि लैंड इज एन एप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल नहीं, वो एप्रिशिएबल है, उल्टे बढ़ती है उसकी वैल्यू, तो उसका डिडक्शन क्यों मिलेगा? बिल्डिंग का मिलेगा यहां पे, बिल्डिंग का इस सेक्शन में नहीं मिलता, बिल्डिंग का यहां मिल जाता है एक्चुअली 3514 में। ठीक है, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिलता है, ये सभी के लिए है। ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए, एक सब सेक्शन तो मैं वैसे भी याद नहीं करा रहा आपको। ठीक है, तो क्लियर हो गया है अब आपको? बस रेवेन्यू खर्चा कितना अलाउड है इस चार्ट से आप याद कर लेंगे, पूरा तैयारी कर लेंगे, और इन हाउस में जो लिमिट थी छोटी लैबोरेटरी का कि रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा कितने पीरियड का अलाउ होता है, बस उस पर ध्यान दे दीजिएगा। उसके आगे देखिए सेक्शन 41(3). अच्छा, इसको समझने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी आपको। एक फर्नेस है, फर्नेस समझते हैं, जिससे हीट करते हैं हम रॉ मटेरियल वगैरह। एक फर्नेस है जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रहा है, ये साइंटिफिक रिसर्च वाला फर्नेस है, और इसकी खासियत क्या है पता है? इसके टेम्परेचर को आप पॉइंट्स में भी सेट कर सकते हो। जैसे हमें टेम्परेचर चाहिए 36.4 डिग्री, 12.8 डिग्री, तो ऐसे टेम्परेचर सेट हो सकता है। आई कैन सेट द टेम्परेचर 12.8 डिग्री हियर, व्हेनेवर रिक्वायर्ड आई कैन डू इट 36.1 डिग्री। फर्नेस तो मेरे पास सच पूछिए तो फैक्ट्री में भी है। ये वाला फर्नेस कहां का है? साइंटिफिक रिसर्च वाला है। एक फैक्ट्री में भी फर्नेस है, ये देखिए, ये फैक्ट्री वाला फर्नेस है। ठीक है, इसमें भी आग लग रही है, आग लग रही मतलब इससे भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहां पे इतना डिग्री डिग्री सेट नहीं होता है। ठीक है, यहां पे तो वर्कर्स ऐसे करके गर्मी देखते हैं उसकी, हाँ ठीक है गर्म हो गया है फर्नेस, चलो रॉ मटेरियल डालो इसमें, ठीक है हीट करते हैं। ठीक है, उनको लगता है हीट कम हो रही है, कोयला थोड़ा सा और डालो, तो बस ऐसे होता है। उनको आइडिया होता है कि इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतना कोयला डालते हैं, बस मोटा मोटी होता है। ठीक है, फैक्ट्री में तो ऐसे ही चलता है फर्नेस, ये इतना एग्जैक्ट नहीं है। अब मेरी साइंटिफिक रिसर्च खत्म हो गई है, तो मेरे पास क्या रास्ता है इसको यूज करने का? एक रास्ता यह है कि इसको भी हम फैक्ट्री में ले जाएं, हम इसको फैक्ट्री में ले जाएं। दूसरा रास्ता यह है कि हम इसको सेल कर दें। भाई ये सब जो फर्नेस आता है ये 1 लाख रुपए का आता है, जो फैक्ट्री में लगता है एक फर्नेस, और ये जो फर्नेस आया था ये 50 लाख रुपए का आया था। तो भाई बेटर है ना, सेकेंड हैंड भी बेचेंगे, हो सकता है 25 लाख 30 लाख रुपए मिल जाए, तो बेच देते हैं। और एक ये भी हो सकता है क्यों बेचते हैं, कहीं बाद में कभी रिसर्च की जरूरत पड़ी तो फिर काम आ जाएगा, एक काम करते हैं तब तक फैक्ट्री में यूज करते हैं, ये भी हो सकता है। दोनों चीज हो सकती है कि नहीं? अब आगे आइए सेक्शन क्या बोल रहा है। वह साइंटिफिक रिसर्च एसेट इज सोल्ड विदाउट हैविंग यूज फॉर अदर पर्पस, हमने अदर पर्पस में यूज नहीं किया, यानी फैक्ट्री में नहीं ले गए, यानी हमने सेल कर दिया एज इट इज। तो क्या कह रहा है? सेल प्रोसीड अप टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट इज पीजीबीपी। सेल प्रोसीड अप टू द एक्चुअल कॉस्ट, हमने सेल किया 20 लाख रुपए में। क्या अप टू द एक्चुअल कॉस्ट है? 50 लाख के अंदर अंदर ही है, हाँ अप टू द एक्चुअल कॉस्ट ही है। तो कह रहा है पीजीबीपी हो जाएगा 50 लाख रुपया। तो भाई सही बात है, जब आप फर्नेस खरीदे थे 50 लाख रुपया का, तो पूरा 50 लाख रुपया आप पीएल में घटाए थे, याद आ रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब घटा देते हो पीएल में, तुम 3-3 साल पुराना तक घटाते हो, जिस दिन बिजनेस कमेंस की हो कैपिटल खर्चा पूरा घटाए हो ना। तो अगर मान लीजिए 50 लाख रुपया का हम मशीन खरीदे, ठीक है, और 50 लाख रुपया पीएल में चार्ज कर दिया, आज उस मशीन को हम 20 लाख रुपए में बेचेंगे तो 20 लाख रुपए इनकम हुई कि नहीं? 50 लाख का मशीन खरीदे तो 50 लाख खर्चा, तो 20 लाख का बेचोगे तो 20 लाख इनकम हुई कि नहीं? हो गई। भाई जितने का मशीन खरीदे पूरा खर्चा, तो जितने में आज मशीन बेचोगे वो पूरी इनकम।
यही कह रहा है। लेकिन मान लीजिए कह रहा है कि अगर आपने सिर्फ 20 लाख 30 लाख 40 लाख कुछ भी किया, अरे 20 लाख रुपए पीजीबीपी, सॉरी 50 लाख लिख दी क्या, जितने में बेचे उतनी इनकम। लेकिन मान लीजिए अगर आपने सेल कर दिया 60 लाख रुपए का, तब तो कह रहा है कि 50 लाख रुपए पीएल में चार्ज किए थे ना, तो पीजीबीपी तो होगा 50 लाख रुपया, पीजीबीपी होगा 50 लाख रुपया, और 10 लाख रुपया जो आपको एक्स्ट्रा आया है ये होगा कैपिटल गेन। अब कौन सा कैपिटल गेन, हर जगह पढ़ते थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहां जरूरी नहीं है, यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी। अगर ये मशीन 3 साल के बाद भी कर रही है तो लॉन्ग टर्म, ग्रेटर इज इक्वल टू 3 ईयर्स, ठीक है। अगर 3 साल के बाद भी कर रही है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है ना, अभी मैंने बोल दिया 3 ईयर, ये सब छोड़ दो, सब कैपिटल गेन में जब जाएंगे ना तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे क्लासिफाई करते हैं वहां सीखेंगे, राइट। एक्चुअली बहुत सारी चीज इंटरलिंक्ड होती है तो मुझे तुरंत इमीडिएटली बताना पड़ता है, मजबूरी है वो। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा पे बिक जाएगा तो कैपिटल गेन, अदरवाइज ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर बिकता है तो जितना भी आएगा वो पीजीबीपी की इनकम होगी। अच्छा, कैपिटल गेन में तरीका है कि अगर मान लीजिए 3 साल के बाद अगर कोई एसेट बिकती है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाती है तो उसको ना इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। जैसे हम उस पर इन्फ्लेशन भी लगा देते हैं कि भाई 5 साल पहले कोई चीज खरीदे थे 50 लाख रुपए की, तो महंगाई भी तो बढ़ गई, तो जो महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है उस हिसाब से 50 लाख रुपए की चीज आज खुद ही 70 लाख की हो गई। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि आप 70 लाख से भी ऊपर में बिकी, ऐसे देखा जाता है। तो ये सब आपको अभी नहीं आता है, ठीक है, ये सब वहीं पे देखेंगे। बस अभी इतना कर लीजिए, बस ये अभी आप इग्नोर कर देंगे, इतना हिस्सा इग्नोर कर देंगे। अभी बस आप इतना जानेंगे कि अगर उस साइंटिफिक रिसर्च की एसेट को हमने ओरिजिनल कॉस्ट तक की प्राइस पे बेचा तो वो पीजीबीपी है, उससे ऊपर बेचा तो वो कैपिटल गेन है। अब कैपिटल गेन में कैसे होगा वो वहीं सीख लेंगे। Where the scientific research asset is used in the business after it ceases to be used for scientific research, then the asset shall be shown at nil value. अब ये क्या कह रहा है, ये वाली बात कह रहा है ये यहां से फैक्ट्री में चली आई, तो फैक्ट्री में जब इसकी कॉस्ट दिखाई जाएगी तो कॉस्ट कितनी दिखाई जाएगी इसकी फर्नेस की, नील। क्यों नील? क्योंकि अगर आप इसकी कोई वैल्यू दिखा दोगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने लग जाएगा ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करने देगी नहीं सरकार आपको। 50 लाख रुपए का फर्नेस खरीदे, पीएल में पूरा 50 लाख रुपए गया था क्योंकि वो साइंटिफिक रिसर्च का था, तो जितनी कॉस्ट लगी है पूरा तो आप पीएल में चार्ज कर चुके हो। जब पीएल में पूरा चार्ज कर चुके हो तो हम आपको डेप्रिसिएशन कैसे दे दें, इसलिए उसकी कॉस्ट अगर आप फैक्ट्री में यूज भी करोगे तो उसकी कॉस्ट डब्ल्यूडीवी में नील ऐड होगी। भाई एसेट तो आई है हमारी फैक्ट्री में लेकिन नील ऐड होगा, मतलब कुछ भी डब्ल्यूडीवी में चेंज नहीं आएगा एसेट के, डब्ल्यूडीवी में चेंज ही नहीं आएगा एसेट के। आप इसको लाइए फैक्ट्री में यूज कीजिए बट देयर विल बी नो चेंज इन द डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट्स ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, सो दैट देयर इज नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, कोई डेप्रिसिएशन भी आपको ना मिल पाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये वाली बात याद करानी पड़ेगी मुझे। मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स में पहले आप निकालते हो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, उसमें से घटाते हो डेप्रिसिएशन और फिर आता है पीजीबीपी। डेप्रिसिएशन की एक लिमिट है कि जितना प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन होगा उतना ही डेप्रिसिएशन घटेगा और बाकी जो बच जाएगा उसे कहा जाएगा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जैसे मान लीजिए अगर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आपका 3 लाख रुपए है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आपका 3 लाख रुपए है और डेप्रिसिएशन आपका 4,10,000 रुपए है, तो आप डेप्रिसिएशन घटा 3 ही लाख पाएंगे, पीजीबीपी आपका नील हो जाएगा और 1,10,000 रुपया कहलाएगा, जल्दी बताइए क्या कहलाएगा, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। होगा कि नहीं होगा? ये जो मैंने आपको बात बताई थी ना, ये पार्शियली करेक्ट थी, फुल्ली करेक्ट नहीं थी, ये पार्शियली करेक्ट थी। सर ये क्या बात कर दी है, इतनी मेहनत से ये सब कुछ पढ़े अब आप बताते हैं ये पार्शियली करेक्ट थी। हाँ बेटा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन नहीं निकाला जाता है, कुछ और ही निकाला जाता है। प्रॉफिट बिफोर 3 आइटम्स, 3 आइटम के पहले प्रॉफिट निकाला जाता है और वो तीनों आइटम पे लिमिट है कि जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही घटेगा, उसकी वजह से लॉस नहीं हो सकता। ओह
माय गॉड, ये क्या सर? हाँ, आप निकालते हो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अभी ये खर्चा बाद में पढ़ोगे, अभी पढ़े ही नहीं हो, फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये निकलता है। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च का सारा खर्चा नहीं, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप कहोगे सर ये फैमिली प्लानिंग कौन सा खर्चा होता है? बेटा, फैमिली प्लानिंग का मतलब वो ये होता है कि फैमिली प्लानिंग कराने का मतलब आप समझते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ का को ऑपरेट करा दिया जाता है ताकि वो बच्चे पैदा ना कर पाए, ठीक है, दैट्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, आप कहोगे ये बच्चे ना कर पाए, उसकी फैमिली प्लानिंग का धंधे से, बिजनेस से क्या लेना देना है उसका, ठीक है, ये कैसी बातें हो रही है? एक्चुअली ये बात बहुत पुरानी है, 1976 की, जब इंदिरा गांधी ने ना फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग हमारे देश में इंपोज की थी, ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। 1976 में इंदिरा गांधी ने फोर्स्ड फैमिली प्लानिंग इन्फोर्स की ताकि देश की पॉपुलेशन कम हो सके। उन्होंने कंपनियों को कहा कि आप अपने वर्कर को पकड़ पकड़ के सबकी फैमिली प्लानिंग करा दो, जिनके भी 1-2 बच्चे हो गए उनकी फैमिली प्लानिंग कराओ फटाफट, ताकि अब बच्चे हो ही ना, ठीक है। और वो इतने प्रेशर में कराया गया था कि बहुत सारे लोगों के बच्चे थे नहीं, उनकी भी फैमिली प्लानिंग हो गई थी। और जैसे हम कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 60 साल हमारे देश पे राज किया है, तो उस बार कांग्रेस की सरकार गिरी थी। अगले बार इलेक्शन कांग्रेस हार गई थी, क्योंकि देश में एकदम आप समझिए बहुत निगेटिविटी आ गई थी कांग्रेस के लिए, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गए थे लोग कि भाई ये क्या किया है उन्होंने। और वो पॉपुलेशन को, देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। हालांकि उसकी वजह से हमारे देश की जनसंख्या बहुत हद तक कंट्रोल भी हुई है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, राइट। लेकिन वो सरासर गलत था। जिस तरीके से फोर्स फैमिली प्लानिंग नहीं हो सकती, आप हमेशा लोगों को इंकरेज करिए, आप समझाइए कि भाई ज्यादा बच्चे होते हैं तो उससे क्या नुकसान है, राइट, ये समझाइए, बट दैट वाज एन फोर्स फैमिली प्लानिंग। तो आप जानिए कि बिजनेस में कौन से खर्चे अलाउ होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, तो तुरंत इनकम टैक्स में भी एक प्रोविजन बनाना पड़ा। भाई इंदिरा गांधी ने कहा है सभी कंपनियों को खर्चा करने के लिए, तो खर्चा अलाउ भी तो होना चाहिए, सारे बिजनेसमैन करेंगे, सारे फैक्ट्री वाले अपने वर्कर्स का फैमिली प्लानिंग कराएंगे, तो खर्चा जो लगेगा वो चार्ज भी तो होना चाहिए पीएल में। तो ये प्रोविजन लाया गया कि भाई फैमिली प्लानिंग का जो भी खर्चा है वो अलाउ कर दिया जाए। अच्छा, आज की तारीख में ये सब होता नहीं है, सब रिडंडेंट बात है एकदम। आज कभी सुना आपने ये सब हो रहा है, कोई कंपनी करा रही है? नहीं। अब इनकम टैक्स में पड़ा हुआ है, एग्जाम में भी पूछ लेता है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज रिडंडेंट हो जाए, कम से कम वो इनकम टैक्स से नहीं भी हटी है ना, तो कोर्स से हट जानी चाहिए। Why should an student learn something which is not happening as on date? जो हो ही नहीं रहा, एकदम 0.001% भी नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी आज की तारीख में फैमिली प्लानिंग नहीं करा रही है। अगर करा दी ना, सारे वर्कर भाग जाएंगे छोड़ के, किसी की ताकत नहीं आज करा सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी तो फैमिली प्लानिंग में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब, अब बहुत सारी कंपनियों ने तो क्या किया था, मतलब डॉक्टर सब अपने यहां हायर कर लिए थे, ठीक है। जो भी उसके लिए दवाइयां चाहिए वो सब हायर कर लिए, अगर कोई मशीन इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए तो वो भी सब बाई कर लिया था, ठीक है, क्योंकि भाई सरकार ने कहा है कि ये आपको कराते रहना है सभी का। तो जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था उसकी बात यहां पे कर रहा है कि वो खर्चा भी अलाउ होगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। तो 3 चीजें ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अलाउ होती है: डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। फैमिली प्लानिंग अभी बाद में आप पढ़ेंगे इसके खर्चे के बारे में। अब हम इसमें से घटाते हैं डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये घटाएंगे और अब ये आता है पीजीबीपी। लेकिन उतना ही घटाएंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर बच गया, कुछ नहीं घट पाया, तो वो कहलाता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ये है 5 लाख रुपया, ठीक है, आपका डेप्रीशिएशन है 3,60,000, साइंटिफिक रिसर्च 2.5 लाख और ये 2 लाख रुपया, ठीक है।
तो अब हम क्या घटाएंगे, बात ये आती है कि सर डेप्रीशिएशन घटाएं साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि पूरा तो नहीं घट पाएगा, तो कोई 2 आइटम घटा सकते हैं, वो भी दूसरा आइटम पूरा नहीं घटेगा, एक आइटम पूरा घटेगा, बाकी बैलेंस थोड़ा सा घटेगा। तो क्या घटाएं क्या ना घटाएं, तो लॉ आपको फ्री छोड़ रखा है, जो मर्जी वो घटाओ, जो मर्जी वो बचा लो। क्यों? क्योंकि तीनों का ट्रीटमेंट एक ही है, चाहे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बच जाए, चाहे अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च बच जाए, चाहे अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बच जाए, कोई भी इन तीनों में बच जाए, सबका ट्रीटमेंट एक ही है। ये दूसरे बिजनेस से घटेगा, नहीं घट पाया तो दूसरे हेड ऑफ इनकम से घटेगा अदर देन सैलरी, न घट पाए तो कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड होके कहां से घटेगा? कैरी फॉरवर्ड होके सेम बिजनेस से घटेगा, नहीं तो अदर बिजनेस से घटेगा, नहीं तो कोई भी इनकम से घट जाएगा अदर देन सैलरी। तो भाई सब भाई भाई ये एक ही है, कोई भी हो सबका ट्रीटमेंट एक ही जैसे हो रहा है। अरे तो जो भी बचा लो, फर्क क्या पड़ता है, ट्रीटमेंट तो एक ही जैसा है ना। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ट्रीटमेंट एक ही जैसा है इसका, तो जो मर्जी वो घटा लो। यानी मेरा मन करेगा तो मैं डेप्रीशिएशन 360 घटा लूंगा, फिर बचा 1,40,000, तो 1,40,000 साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर घटा लेते हैं, तो अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च 1,10 बच गया और 2 लाख रुपया बच गया फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हो गया नील। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, मेरा मन करेगा ना तो मैं साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.5 लाख, फैमिली प्लानिंग का 2 लाख घटा दूंगा और डेप्रीशिएशन घटा दूंगा 50,000 का। ठीक है, तो एक रास्ता और भी है, ब्लू पेन से मैं करके दिखाता हूं। एक तरीका ये हो सकता है, यहां पे दिखाता हूं, 5 लाख रुपया ये है, इसमें से मैं घटाऊंगा 2.5 लाख रुपया इसको, 2 लाख रुपया ये घटा दूंगा पूरा और 50,000 रुपये ये घटा दूंगा, ये हो जाएगा नील। और मेरा बचेगा क्या? अनएब्जॉर्ब बचेगा 3,10,000 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और ये सब नहीं बचेगा। अब आपको समझ में आ रहा है? देखिए अनएब्जॉर्ब बचा कितना, यहां भी 3,10 बचा, यहां भी अनएब्जॉर्ब 3,10 बचा, और ट्रीटमेंट एक ही है, तीनों भाई भाई एक ही जैसा ट्रीटमेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी वो कर लीजिए। ठीक है, The set off and carry forward of unabsorbed scientific research capital expenditure is in the same manner as that of depreciation. अच्छा, रेवेन्यू खर्चा जो साइंटिफिक रिसर्च का उससे कोई मतलब नहीं है, वो जितना है पूरा घटाने को मिलता है, उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इफ लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज थ्रू अ कंपोजिट एग्रीमेंट, बनी बनाई बिल्डिंग खरीदे थे, वहीं पे साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, तो लैंड का खर्चा तो अलाउ होता नहीं है, तो क्या करोगे? तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे लैंड को अलग करना पड़ेगा। देन द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी बाइफरगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज नॉट अलाउएबल एज डिडक्शन, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपको अलाउ हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बात बताइए मुझे, कैलकुलेशन करके दिखाइए। प्रॉफिट बिफोर, ऐसे लिखते हैं, प्रॉफिट बिफोर साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक रिसर्च का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 5 लाख रुपया। ठीक है, फिर आपको बताता है कि साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1,50,000, साइंटिफिक रिसर्च का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 5,50,000 और डेप्रीशिएशन है 2,50,000। ठीक है, कहता है कैलकुलेट डेप्रीशिएशन, कैलकुलेट पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी इनकम निकालिए। करिए जल्दी, आपको भी करना है, करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए, करिए। अगर आपका नहीं हुआ है तो अभी वीडियो को पॉज्ड रखिए, करके ही देखिएगा वीडियो, और करने के बाद मुझे ये बताइएगा कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। ठीक है, इसमें 3 आइटम के पहले है, देखिए प्रॉफिट बिफोर साइंटिफिक रिसर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पूरा घटाने को मिलता ही है, उसमें कोई टेंशन थोड़ी ना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 5,50,000, तो ये पूरा घटाने को मिलेगा। ठीक है, हमको निकालना होता है, सॉल्यूशन क्या होगा, हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर
साइंटिफिक रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो घटा ही देंगे, ठीक है। तो ये 5 लाख में से 5,50,000 घट जाएगा। ये क्यों छोड़ दिए हो, ये तो पूरा घटेगा ही। तो ये हो गया -50,000। तो पीजीबीपी की इनकम, और तो अब इसमें से कुछ घट पाएगा क्या? साइंटिफिक रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर या डिप्रिसिएशन नहीं घट पाएगा। पीजीबीपी आ गया -50,000, ठीक है। और अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया 1.5 लाख, और साइंटिफिक रिसर्च और हो गया अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कितना, 2.5 लाख। अब बात समझिए, मैंने आपको परेशान करने के लिए 3 चीज के पहले दे दिया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपको घटाने को मिलता ही है पूरा, 3 चीज, बाकी सारा खर्चा देखिए पूरा घटाते हो आप, 3 चीज छोड़ देते हो। डिप्रिसिएशन छोड़ देते हो, साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर छोड़ देते हो, फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो साइंटिफिक रिसर्च का पूरा घटना ही था, मैंने घटा दिया, -50,000 हो गया। -50,000 अगर पहले ही पीजीबीपी निगेटिव है तो अब फर्दर तो घट नहीं सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहीं पे इसको 4,80,000 कर दूं, 4,80,000, ठीक है। अगर मैं इसको 4,80,000 कर दूं तो ये आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो मैं इसमें से डेप्रीशिएशन घटा लूंगा 20,000 रुपए का, ठीक है। मैं डेप्रीशिएशन फिर घटा लूंगा इसमें से 20,000 रुपए का, माइनस डेप्रीशिएशन हो जाएगा 20,000। तो पीजीबीपी तो हो जाएगा मेरे केस में नील। अब साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड होगा 1.5 लाख, और डेप्रीशिएशन कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, 2,30,000। अच्छा, आप कहोगे कि सर नहीं, मैं साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे घटाना चाहता हूँ, घटा लो 20,000, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर घटा लिए होते तो 1,30,000 अनएब्जॉर्ब बच जाता साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन बच जाता पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपया, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन देखें, इलस्ट्रेशन 13। X Limited furnishes the following particulars for previous year 23-24. Compute the deduction allowable under section 35 for assessment year 24-25 while computing its income under the head PGBP. Amount paid to Indian Institute of Science Bangalore for scientific research 100% मिल जाएगा आपको, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा कंट्रीब्यूट किए हो, मिल जाएगा इसका डिडक्शन, हाँ मिल जाएगा। चलिए, अमाउंट पेड टू IIT दिल्ली फॉर अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम, मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन नहीं है। अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया जिसका ऑब्जेक्टिव रिसर्च वगैरह है, ठीक है, मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर इन हाउस किए हो, अच्छा, अप्रूव बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, रेवेन्यू मिल जाएगा पूरा। कैपिटल में भी अब वो लिमिट नहीं लगती है, 3 साल पुराना फलना ढमका, ये सब नहीं होता है अप्रूव में। ये वो जो अदर लैब थी ना उसमें ये सब था, लास्ट में आप जाके पढ़े थे अप्रूव लैब का जिसमें पूरा खर्चा मिल रहा था, ठीक है। लेकिन लैंड का नहीं मिलता है, तो 2.5 लाख रुपए मिलेगा इसमें से 2.5 लाख मिल जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, यहां सब सेक्शन हमने लिखा है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लिख दिया, आप एग्जाम के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। टोटल आ जाएगा। आपको पता है पहले सेक्शन 35 में 100% ही नहीं मिलता था, कुछ खर्चों का 100% से भी ज्यादा मिल जाता था। 100 रुपया खर्च करो 150 रुपया मिल जाएगा, 100 रुपया खर्च करो 125 रुपया मिल जाएगा। ये सब खत्म हो गया, ये सब पहले हुआ करता था। Vivta Biomedicals Limited is a manufacturer. The following expenses were incurred in respect of activities connected with scientific research. 31, अच्छा, अगर ये ना दिया हो कि लेबोरेटरी अप्रूव्ड है कि अनअप्रूव्ड है, तो अरे अप्रूव्ड है कि अदर लेबोरेटरी है, छोटी है कि बड़ी है, तो आप क्या मानोगे? वो अदर लैब है, अप्रूव्ड लैब नहीं मानोगे। अप्रूव्ड लैब अगर है तो ये बताएगा क्वेश्चन, क्योंकि अप्रूव्ड लैब बहुत कम ही है तो बताएगा वो, ठीक है, कि ये अप्रूव्ड लैब है। 31/3/2021 में आपने लैंड खरीदी थी, तो लैंड का तो मिलता भी नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग आपकी 25 लाख रुपए की है, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख रुपए की आपने ली है, रॉ मटेरियल लिया है, रॉ मटेरियल सैलरीज लिया है, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर का खर्चा, रॉ मटेरियल सर्विस, तो ये तो पूरा 100% अलाउ हो जाएगा, ये पूरा अलाउड है। पुराने खर्चे में देखना पड़ेगा हमको। द बिजनेस वॉज कमेंस्ड ऑन 1/9/2023, ठीक है,
1/9/2023, तो 3 साल इससे पुराना पकड़ लीजिए, 3 साल इससे पुराना कहाँ तक जाएगा, 1/9/20 तक। 1/9/20 के बाद का जितना भी खर्चा है वो आपको अलाउ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख रहा था इंकर्ड आफ्टर 1/9/20, ये इसकी जरूरत नहीं थी इसको बताने की, मतलब मुझे तो खुद ही दिख रहा है, सबकी डेट दी ही हुई है, ठीक है। बिल्डिंग में खर्चा कह रहा है 1/9/20 के बाद हुआ, अरे तो जमीन खरीदने के बाद ही किए होंगे, तो हमको भी समझ में आ रहा है, ठीक है। इन व्यू ऑफ एबिलिटी ऑफ द बेटर मॉडल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड फॉर 8 लाख। 8 लाख रुपए में आपने ये वाली प्लांट एंड मशीनरी है बेच दी है 1/3/24 को। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अलॉन्ग विथ ब्रीफ कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन परमिसेबल अंडर सेक्शन 35। 35 में कितनी डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है 150%, इसीलिए मैंने इसको का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लूँ आपकी बुक में। ये ओल्ड है, अब 100% डिडक्शन ही मिलता है, ठीक है। आपको 100% ही डिडक्शन मिलता है, यू डू नॉट गेट मोर डिडक्शन। ये पहले होता था, जो मैंने आपको बताया था कि 150% तक डिडक्शन हो जाती थी, नाउ इट इज ओनली 100% ऑफ द डिडक्शन विच इज अवेलेबल टू यू, राइट। तो डिडक्शन आपको क्या मिलेगी इस केस में, करेंट ईयर का कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा पूरा मिल जाएगा। तो करेंट ईयर का खर्चा कौन सा है, 1,80,000 रुपए का। तो करेंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी होगा उसका 100% मिल जाएगा, आपको 1,80,000 मिल जाएगा। फिर पुराने 3 साल का, पुराने 3 साल का मतलब कमेंसमेंट कब हुआ है, 1/9/23 को। तो 1/9/20 से लेके 1/9/23 के बीच का खर्चा, 1/9/20 से लेके 1/9/23 का खर्चा, तो ये सारा खर्चा उसी समय का है, ठीक है। लेकिन लैंड का तो मिलता नहीं है, तो ये लैंड हट गया, यानी हमें ये तीनों खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। 25 5 30, 30 32,20,000, हमें 32,20,000 रुपए का खर्चा ये मिल गया, ठीक है। तो यानी प्रीवियस ईयर 24-25 में हमें 32,20,000 पुराना खर्चा, पुराने 3 साल का जो भी कैपिटल रेवेन्यू खर्चा है वो हमें मिल गया, और 1,80,000 करंट ईयर वाला। तो मेरा कितना हो गया, 32 33 से 34 लाख रुपए का हमको डिडक्शन मिल जाएगा। ये देख लीजिए कैलकुलेशन आ गई 34 लाख रुपया। अब एक मशीनरी सेल हो रही थी, उसका देख लेते हैं क्या होगा। डिडक्शन 34 लाख रुपए हो गया। सेल कौन सी हो रही है, ये प्लांट एंड मशीनरी सेल हो रही है, दिस वन। इसकी डेट ऑफ परचेज है 31/3/24। अगर 3 साल के बाद सेल होती तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता, 3 साल के अंदर होगी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट से अगर ऊपर बिकेगी तो, ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर बिकी है, हाँ 8 लाख रुपए की बिकी है 1/3/24 को, 3 साल के अंदर अंदर बिकी है, तो 3 लाख रुपए आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 5 लाख रुपए आएगा अप टू द ओरिजिनल कॉस्ट, वो हो जाता है पीजीबीपी, ठीक है। तो 5 लाख रुपए की मशीन जब खरीदे थे, 5 लाख रुपए पूरा चार्ज किए हो ना पीएल में, पूरा डिडक्शन मिला है। तो आज 8 लाख रुपए में अगर मशीन बिकेगी तो 8 लाख रुपए पूरी इनकम बननी चाहिए। अब कैसे बनेगा, 5 लाख रुपया कहलाएगा पीजीबीपी और 3 लाख कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 5 लाख पीजीबीपी और 3 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये हो गया पीजीबीपी और ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये देख लीजिए 5 लाख इसमें पीजीबीपी बता रहा है, ठीक है, और 3 लाख रुपया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बता रहा है, राइट। तो चलिए, ये था हमारा साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर और सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च एक्सपेंडिचर, और आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विल स्टॉप हियर।